स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम लोग जो जियोग्राफी की श्रृंखला स्टार्ट किए हैं उसको हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजी पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन जियोग्राफी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये इस वक्त जितने भी एग्जाम पूछे जाते हैं, एग्जाम जितने भी होते हैं, उनमें सबसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो इंडियन जियोग्राफी से पूछा जाता है, जियोग्राफी में। तो आज हम लोग उसी जियोग्राफी की श्रृंखला का आगे बढ़ाएंगे और आज हम शुरुआत करते हैं इस क्लास की। तो भारत का भूगोल में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि भारत का नाम, जो इसका नाम कैसे पड़ा है भारत का नाम। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे प्राचीन नाम क्या है, तो भारत का सबसे प्राचीन नाम आर्यावर्त है। जितनी भी बातें मैं बताऊं सभी क्वेश्चन समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आए हुए हैं। आर्यावर्त, भारत का सबसे प्राचीन नाम क्या है? आर्यावर्त। आर्यावर्त क्यों कहा गया इसे? क्योंकि जब हमारे देश में यूरोप, मध्य एशिया के जो लोग आए थे, जो जनजातियां आई थी हमारे देश में मध्य एशिया से, ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले, तो उस वक्त आने के बाद उन्होंने इस धरती का नाम क्या रखा था? भारत का नाम, भारत का नाम रखा था आर्यावर्त। ये जो इंडिया है, इंडिया का क्या नाम रखा था? आर्यावर्त। फिर बौद्ध और जैन ग्रंथों में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को कहा गया है जम्बू द्वीप, इसीलिए जम्मू कश्मीर नाम भी था जम्बू द्वीप। क्या कहा गया है? जम्बू द्वीप। फिर इसका एक और नाम पड़ा है भारत। फिर इसका नाम क्या है? भारत। तो भारत इसका नाम कैसे पड़ गया? तो जानते हैं कि हमारे देश में एक राजा थे। जब महाभारत पढ़ेंगे तो उसके शुरुआत में ये आता है कि दुष्यंत राजा थे। दुष्यंत राजा का पुत्र था जिनका नाम था भरत। अगर आप लोगों ने कभी बचपन में किताबें पढ़ी होंगी, कहानियाँ पढ़ी होगी, तो उसमें एक बच्चा था जो शेर के मुंह में दांत गिनने वाला जो कहानी है, वो उसी भरत का ही नाम है। तो भरत के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा है? भारत पड़ा है। फिर इसका नाम क्या है? एक पड़ा है हिंदुस्तान। क्या नाम है? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान क्यों पड़ गया है? देखिए, जो हमारा भारत है, इस भारत में जम्मू कश्मीर में एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है इसका? सिंधु नदी। तो भारत के बगल में, जैसे अब तो मान लीजिए पाकिस्तान इधर बन गया है, इससे पहले इधर का जो एक देश है अभी भी, जिसका नाम है ईरान। ईरान का पहले नाम क्या था? फारस। ये जो देश है इसका नाम क्या है? ईरान। यहाँ के पहले इसको फारस कहा जाता था। तो फारस जो देश है, इसका जो भाषा था उसका नाम था पर्शियन। पर्शियन भाषा में स नहीं कहा जाता है, स नहीं कहा जाता, बल्कि स की जगह क्या बोलते हैं वो लोग? ह बोलते हैं। स की जगह ह बोलते हैं। तो जैसे हम लोग होते हैं ना, किसी गांव के कोई वासी होता है तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये उस गांव का वासी है। तो सिंधु नदी के तट पे जो आर्य लोग आए थे, जो निवास किए थे, तो इनको वो लोग क्या कहते थे? सिंधुवासी न करके वो लोग स की जगह ह बोलते हैं, तो सिंधु की जगह वो क्या बोलने लगे? हिंदू। क्या बोलने लगे? हिंदू। तो हिंदुओं का ये स्थान होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? हिंदुस्तान। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, बल्कि हम लोग हिंदूवासी हैं, सिंधुवासी है, इसलिए हमें क्या कहा गया? तो हिंदू कहा गया। तो भारत में जितने भी कुछ मूर्ख लोग कहते हैं ना कि हमारा हिंदू धर्म है, या कोई जैन, बौद्ध, सिख, ये जो लोग अलग अलग होते हैं, कहते हैं हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म नहीं, बल्कि हम हिंदूवासी हैं सभी लोग, सिंधुवासी। सिंधु नदी के तट के रहने के कारण हमें क्या कहा गया? हिंदू। तो भारत में जो कोई रहने वाला है, हर कोई हिंदुस्तानी है और हिंदू है, क्योंकि हिंदू ये सिंधु नदी के कारण पड़ा था। ठीक है। फिर उसके बाद तो जब यूनान के लोग आए बाद में, जो ग्रीस, जिसे ग्रीस कहा जाता है, वहाँ पहले उसी को यूनान कहा जाता था। वहाँ का एक व्यक्ति था जिसका नाम था अलेक्जेंडर। क्या नाम था? अलेक्जेंडर। नाम याद रहे कि अलेक्जेंडर नाम था। अलेक्जेंडर एक सिकंदर का भी नाम था, तो वो अलेक्जेंडर नहीं, दूसरा अलेक्जेंडर है। उसने क्या किया? हिंदू की जगह उसने क्या कहा अपने पुस्तक में? इंदू। उसने वो और बिगड़ा रूप बोला। स से फारसियों ने हिंदू का, स से ह हो गया, ह से अब ई इंदू हो गया। इंदू से बाद में उन्हीं लोगों ने इसका नाम क्या कर दिया? इंडिया। क्या हो गया? इंडिया। तो इंडिया के रहने वाले लोगों को क्या कहा गया? इंदू कहा गया। तो इसका नाम इस तरीके से इंडिया पड़ गया। तो इतनी बात समझ में आई। तो सिंधु से हिंदुस्तान बना, हिंदुस्तान से इंदू, इंदू से इंडिया बन गया। तो पूछा जाए कि इंडिया नाम किसने दिया? तो अलेक्जेंडर नाम के व्यक्ति ने, जो कि एक यूनानी था। तो और हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में बताया था कि भारत अर्थात इंडिया हमारे संविधान में इसका नाम दिया गया है। तो इतनी बातें हमारे इस भारत के बारे में थी। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि भारत राजनीतिक और भौगोलिक रूप से, राजनीतिक रूप से भारत किस महाद्वीप का भाग है? तो जानते हैं कि भारत की जो राजनीतिक रूप से ये किसका भाग है? एशिया का भाग है। राजनीतिक रूप से, मेरी दोनों बातों पे याद रखिएगा कि भारत जो है ये राजनीतिक रूप से एशिया का भाग है। मतलब जो वर्तमान में जो सत्ता के रूप में जो बात होती है कि भारत किस महाद्वीप में? एशिया। लेकिन भौगोलिक रूप से बात की जाए कि भौगोलिक रूप से किसका भाग है, तो ये भाग है अफ्रीका का। किसका है? अफ्रीका का भाग है। मैं अफ्रीका का क्यों कह रहा हूँ भाई? तो देखिए, अपना जो ये इंडिया का मैप है, मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ जाएंगे तो बढ़िया है। पहले जो पृथ्वी था, इस पृथ्वी पे एक ही भूखंड हुआ करता था, एक ही भूखंड हुआ करता था, तब इसे क्या कहा जाता था?
पैंजिया, क्या कहा जाता था? पैंजिया कहा जाता था। और जो इतना बड़ा महासागर था, ये पूरा महासागर ही महासागर था, इसे महासागर तब एक ही हुआ करता था, उसे क्या कहा जाता था? पैथालासा। क्या कहा जाता था? पैथालासा। अब जानते होंगे कि ध्रुवों पर और विषुवत रेखा पर चुंबकीय बल अलग अलग होते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग होता है। तो दोनों ध्रुव जो है इस बीच के पैंजिया वाले भाग को ऊपर और नीचे से क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। ऊपर वाला अपनी ओर, नीचे वाला नीचे की ओर खींच रहा है। ये बीच से क्या हो गया? टूट गया। जब ये टूट गया तो ये दो भागों में बिखर गया। ऊपर वाले भाग को नाम कहा गया अंगारा लैंड। क्या कहा गया? अंगारा लैंड। नीचे वाले को क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड। नीचे वाले को गोंडवाना लैंड। फिर आगे चलकर यही अंगारा और गोंडवाना लैंड ये दो भागों में टूटे। तो अंगारा लैंड से जो महाद्वीप बने हैं, अंगारा लैंड ऊपरी वाले से बना है नॉर्थ अमेरिका, और यूरोप कौन बना है? यूरोप बना है। और अपना एशिया वाला भाग इसी से बना है। फिर उसके बाद नीचे वाले से कौन कौन बना है? तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका, साउथ अफ्रीका मतलब अफ्रीका महाद्वीप, और ऑस्ट्रेलिया, और नीचे अंटार्कटिका। ये जो 4 महाद्वीप है गोंडवाना लैंड से बना है। तो अपना भारत जो है ये गोंडवाना लैंड का भाग था। यहाँ से गोंडवाना लैंड से टूट करके इंडिया क्या हो रहा है? एशिया वाले प्लेट से टकरा रहा है। तो भौगोलिक रूप से अपना इंडिया किसका भाग है? अफ्रीका का भाग है। ये भी यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो हम आगे जब इंडियन ज्योग्राफी में भारत की पढ़ाएंगे तो वहाँ पर समझाएंगे फिर से एक बार बात, क्योंकि मैप में समझेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर हम आते हैं, अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, स्थिति और विस्तार। तो भारत की बहुत बार क्वेश्चन पूछता है स्थिति और विस्तार, थोड़ा सा इसको मिटा लें क्योंकि समझाना है। देखिए, भारत की स्थिति के बारे में पूछा जाता है कि भारत हमारे इस पृथ्वी के किस गोलार्ध में है। तो पृथ्वी को हम पहले बांट लेते हैं। ये पृथ्वी को अगर हम 4 भागों में बांटें, ये ऊपर के जो दोनों भाग होंगे हम इसे कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, यानी ये जो बीच से पृथ्वी के जो बीच से हमने बांटा है इसे क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या 0 डिग्री बोलते हैं। यानी पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है उसे कहते हैं विषुवत रेखा, या फिर इसी को कहते हैं 0 डिग्री। इस 0 डिग्री से ऊपर वाले क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। तो ऊपरी वाले को बोलते हैं हम लोग उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। नीचे के ये जो दोनों होंगे इसे हम लोग क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। इंग्लिश में बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। और इधर के जो दोनों होंगे इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्वी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? पूर्वी गोलार्ध। इधर वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? दोनों को पश्चिमी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? पश्चिमी गोलार्ध, गोलार्ध। तो अपना जो इंडिया है वो इसमें पड़ता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि अपने भारत की जो स्थिति है वो पृथ्वी के किस गोलार्ध में है। तो आपको याद रहे कि ये उत्तरी और पूर्वी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। इनमें रहेगा तो उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में, लेकिन अपना भारत चूंकि इसमें नहीं है, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में है। अब इसमें और क्वेश्चन पूछता है कि जो 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री रेखा को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। यानी कि विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री जो है रेखा गुजरती है उसे क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ये अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। ये कर्क रेखा क्या है? तो 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उसी को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। ये भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। इसका एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। ये मैंने सर्च किया था तो मिला था, मित्र पर गमछा। ये आपको याद रहे कि 8 राज्यों से भारत के गुजरता है। गमछा झार, झार। तो मी से हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। त्र से हो जाएगा त्रिपुरा। त्र से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। र से राजस्थान, राजस्थान। ग से गुजरात, गुजरात। म से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। छ
छत्तीसगढ़, छ से छत्तीसगढ़, और झार से झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड। ये 8 राज्यों के नाम है। ये क्वेश्चन आपको याद रहे कि कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरता है, तो 8 राज्यों से गुजरता है। यही से गुजरती है रेखा, गुजरात से होते हुए, गुजरात से हुए गुजरती है। 8 राज्य पड़ते हैं इसी में। तो मैंने ये 8 राज्यों के नाम बता दिए हैं। मिजोरम पड़ता है यहाँ पर मिजोरम पड़ता है। त्रिपुरा पड़ता है, इसमें है, यहाँ पर है त्रिपुरा। फिर पश्चिम बंगाल जानते हैं इधर है। फिर उसके बाद राजस्थान जानते हैं कि इधर है। फिर उसके बाद गुजरात पता है यही कि ये वाला हिस्सा गुजरात है। गुजरात, मध्य प्रदेश, ये बीच का हिस्सा ही मध्य प्रदेश है। फिर झारखंड, बिहार के ही बगल, पश्चिम बंगाल के बगल में झारखंड। फिर राजस्थान। इतने कुल 8 राज्य हो गए। तो ये कुछ 8 राज्य हैं जिनसे होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। और पूछा जाए कि मकर रेखा से क्या, तो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। तो वो हमारे भारत से नहीं गुजरता, बल्कि वो ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरता है। और इसमें क्वेश्चन पूछता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार का मतलब है कि जो पृथ्वी पर ये जो रेखाएं इस प्रकार से खींची जाती हैं, यानी क्षैतिज जो खींची जाती हैं रेखाएं, उन्हें कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। तो भारत से जो अक्षांश रेखाएं गुजरती, जो अक्षांशीय विस्तार है, मतलब भारत का किस अक्षांश से लेकर और उत्तर में किस अक्षांश तक विस्तार है। तो भारत का अगर देखा जाए तो यहाँ नीचे से लेकर ऊपर ये जो मतलब इसके बीच में जो रेखाएं खींची गई हैं इस प्रकार से अक्षांश रेखा, तो इसका विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है, अक्षांशीय विस्तार, ये हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट कहा जाता है इसको। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 4 मिनट तक, 6 मिनट तक है। यानी अक्षांशीय विस्तार, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। यहाँ तक जो विस्तार है, यहाँ पर भारत की जो स्थिति यहाँ पर है, वहाँ उसकी बात हो रही है कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ये आपको पता रहे। फिर उसके बाद आता है भारत का देशांतरीय विस्तार का मतलब होता है जो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? देशांतर रेखाएं कहा जाता है। तो जो देशांतर रेखाएं हमारे भारत की है, हमारे भारत से जो गुजरती है, उसका विस्तार कहाँ से है, मतलब गुजरात के इस सिरे से लेकर के इस सिरे तक की जो देशांतर विस्तार है, भारत का देशांतरीय विस्तार, वो जो कितना है, इसको अब लिखने की जगह नहीं है तो मिटाना पड़ेगा इसको। तो देखिए अब हम लोग समझते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार। तो जैसा कि जान रहे हैं कि हमने बताया भारत उत्तरी गोलार्ध में और वो पूर्वी देशांतर में पड़ता है, ठीक है। तो देखिए ये जो देशांतर रेखाएं का मतलब होता है जो ध्रुवों को, मैंने जो बताया ऊपर से नीचे के ध्रुवों को जो मिलाने वाली रेखा होती है, उसे क्या कहा जाता है? देशांतर कहा जाता है। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार, मैंने जो भी अक्षांशीय विस्तार बताया, ठीक उसी प्रकार से इसका देशांतरीय विस्तार भी है भारत का। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, पहला जो रेखा गुजरती है यहाँ से जो गुजरती है, मतलब इधर जो ब्रिटेन से होकर गुजरती है, उसे कहा जाता है 0 डिग्री। उसे क्या कहा जाता है? 0 डिग्री। उसी में से एक एक करते करते जब आएंगे तो 68 डिग्री 8 मिनट वाली जो रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? 68 डिग्री 8 मिनट वाली रेखा तो भारत के गुजरात से जाती है, जिसका नाम क्या है? उसे कहा जाता है गुहार मोती। क्या बोला जाता है? गुहार मोती। गुजरात से जहाँ से ये सट के जाती है उस बिंदु को क्या कहता है? गुहार मोती। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि भारत का पश्चिम जो बिंदु है, जो गुजरात से जहाँ से गुजरती है, उस ये 68.8 नहीं 68.7 मिनट है। मिनट के लिए इस तरीके से चिन्ह लगाते हैं। तो गुहार मोती जगह का नाम है जहाँ से ये जाता है। तो 68 से लेकर के यहाँ तक कितना? 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री
25 मिनट ये पूर्वी देशांतर है, ये दोनों पूर्वी है। तो ये जो 0 डिग्री से इधर की जो रेखाएं होती है उसे कहा जाता है पूर्वी, और इस 0 डिग्री जो लंदन से होकर गुजरती है उसके इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चिम। इधर वाले को बोलते हैं पूरब, उधर वाले को क्या बोलते हैं, पश्चिम। तो अमेरिका इसे पश्चिम पड़ता है, बाकी एशिया के जितने देश हैं इंग्लैंड से किस दिशा में पड़ते हैं, पूरब। अब 1 डिग्री से दूसरे डिग्री पे जब आते हैं तो कितने मिनट का समय का अंतर हो जाता है, 4 मिनट। यहाँ पे 4 मिनट पहले चलेगा, इधर 4 मिनट बाद में, 2 आएंगे तो फिर 4 मिनट और जो लीजिए 8 मिनट, 3 रेखा इधर आएंगे तो फिर 4 जो लीजिए 12। तो इसी प्रकार से अपने भारत का जो गुजरात है वो कितना है, 68 से शुरू होता है। और गुजरात में कितना है, यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश से जो गुजरती है हमारी जो आखिरी देशांतर रेखा, उस जगह का नाम क्या है, किबुथु। क्या नाम है, किबुथु। सबसे पूर्वी बिंदु भारत का किबुथु है, वहाँ से जो गुजरती है कितना है, 97 डिग्री 2 पॉइंट। अब इन दोनों के बीच में अगर अंतर देखें तो कितने डिग्री का अंतर पड़ेगा, करीब 29 डिग्री का अंतर पड़ेगा। और हमने बताया कि आप एक देशांतर से दूसरे देशांतर पे आएंगे तो कितने मिनट का अंतर लगेगा, 4 मिनट का। तो 29 डिग्री का है तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 नवा 36, 4 दूना 8, 3 11, यानी 116 मिनट का क्या है, अंतर है। इस जगह पे अगर आप देखेंगे दोनों में समय मतलब सुबह, तो यहाँ पर 116 मिनट पहले सुबह होगी भारत के इस हिस्से में, और यहाँ पर 116 मिनट बाद सुबह होगी। यहाँ पर 116 मिनट पहले रात हो जाएगी, यहाँ पर 116 मिनट बाद रात होगी। तो पूरे भारत में ऐसे में समय का निर्धारण करने में क्या होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए भारत में इधर वाले को भी ज़्यादा समस्या ना हो और इधर वाले को भी समस्या ना हो, तो भारत के बीच से एक जो रेखा गुजरती है देशांतर रेखा, जिसका नाम है 82 डिग्री 5 मिनट जो है, इस रेखा को कहा जाता है भारत का मानक समय रेखा। भारत का मानक समय रेखा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जो 0 डिग्री जो लंदन से गुजरता है उसका नाम रखा गया है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम जिसे कहा जाता है। तो ग्रीनविच मीन टाइम, हम लोग लंदन से 5.5 घंटा आगे चलते हैं। कितने आगे चलते हैं, 5.5 घंटा आगे चल रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग 68 डिग्री पे हैं और लंदन कितने पे है, 0 डिग्री पे है। जब आप दोनों के हर एक मिनट में 4 मिनट के, यानी 68 में 4 का मल्टीप्लाई करके 60 से भाग दे देंगे तो 5.5 घंटा आ जाएगा। इस तरीके से हमारा पूछा जाता है कि हम लंदन से कितने घंटे आगे चल रहे हैं, तो 5.5 घंटे आगे चल रहे हैं। और अपने भारत का जो ग्रीनविच जो स्टैंडर्ड टाइम है हमारे देश का, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने डिग्री पे है, तो 82.5। अब ये पूछा जाता है कि हमारे भारत के ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है ग्रीनविच मीन, ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, तो 5 राज्यों से। इसके लिए भी एक ट्रिक बना है, ओ मुछ करके है, ओ मुछ। तो ओ से हो जाएगा ओडिशा, ओ से क्या हो जाएगा, ओडिशा। फिर एम से मध्य प्रदेश, ऊ से उत्तर प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और ए से आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, नीचे मध्य प्रदेश है, बगल में छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, नीचे आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो भारत का इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा स्थिति और विस्तार, इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया है। अब आगे पढ़ना है भारत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए आगे देख रहे हैं। अच्छा, ये वीडियो बनाने में भी टाइम लगेगा, क्षेत्रफल, सीमा विस्तार, भाई बहुत कुछ बातें समझानी है। तो मैंने सोचा कि अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, 18 मिनट बहुत काफ़ी हो चुका है। तो सभी को धन्यवाद, गुड नाइट, बाय।